हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझा था और इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि कोई भी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। ठीक है, सेल के अंदर जो भी चीज़ें आनी होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके आती हैं, जो बाहर जानी होती हैं वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाती हैं। तो कुछ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट वाया डिफ्यूज़न हो जाता है। डिफ्यूज़न क्या होता है हमने लास्ट वीडियो में समझा। इस वीडियो में आप एक ये नई टर्म देख रहे हैं, ऑस्मोसिस। हम देखेंगे ये क्या होता है। तो देखिए, डिफ्यूज़न हमने समझा था क्या कि मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। किसी भी चीज़ का किसी सब्सटेंस का मूवमेंट जहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उधर से उस रीजन में जहाँ उसकी कंसंट्रेशन कम हो, इसको डिफ्यूज़न कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है कि वो किधर मूव करना चाहता है, जहाँ उसका अमाउंट ज़्यादा हो उससे वो इधर मूव करना चाहता है जहाँ उसका अमाउंट कम हो। अब ऑस्मोसिस को देखिए। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कहती है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। और किसका मूवमेंट है? वाटर का मूवमेंट है। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में हम कह रहे थे एनी सब्सटेंस, यहाँ हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक और नई चीज़। तो ये ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट होता है स्पेसिफिकली, जहाँ पानी ज़्यादा होगा उसकी टेंडेंसी होगी वो किधर मूव करेगा वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिधर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, अगर सपोज़ ये कोई कंटेनर है और ये यहाँ इस तरीके से सेपरेटेड है, ये बीच में क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, कि पार्शली परमिट करती है चीज़ों को, कुछ चीज़ों को अपने से पास होना अलाउ करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर भी क्या है? सेमी परमिएबल है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, वही चीज़ है। तो डिफ्यूज़न प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो जाता है और ऑस्मोसिस भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है। ट्रांसपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ऑस्मोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और मानिए इस साइड वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है और इधर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है। और आपने एक टर्म केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यही होता है। ये मैं क्या होता है जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। मतलब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, सही वर्ड्स में डेफिनेशन नहीं, मैं आपको मोटा मोटा समझाने के तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके। ठीक है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रही हूँ। तो अब सॉल्वेंट क्या होता है? सपोज़ आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, यहाँ तक, और इसमें 1 स्पून शुगर ऐड की है। ठीक, तो ये जो आपने शुगर ऐड की है ये तो है सॉल्यूट, और जो वाटर था वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में और इसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ये क्या बन गई है कि आपने वाटर और शुगर ऐड कर रखा है, तो ये क्या है? ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और उसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, और शुगर जो कि कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस डेफिनेशन में आपने पीछे देखा होगा कि मैंने वाटर के आगे ब्रैकेट में सॉल्वेंट लिखा हुआ है। तो ऑस्मोसिस में हम कह रहे हैं कि वाटर का
या वाटर का मूवमेंट है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से। अब कंसंट्रेशन का हिसाब क्या है कि इधर वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है बेटा, ज़्यादा है, और इधर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो वाटर की टेंडेंसी क्या होगी कि वो इधर से यहाँ मूव करेगा, इस साइड से उसको, मानिए यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और इधर सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स कह रहे होंगे कि भाई हम सॉल्यूट हैं और ये हमारी पारी हो रही है। तो भाई वाटर कहेगा हमको भी पारी करनी है भाई, तो क्या करेगा, ये भी इधर जाएगा और पारी करेगा। और कब तक करेगा, जब तक ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब दोनों साइड कंसंट्रेशन वाटर की कि इधर भी जितनी थी उतनी ही दूसरी साइड भी नहीं हो जाती, ठीक है। तो वाटर कब तक मूव करेगा, जब तक एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या स्टेट ऑफ बैलेंस नहीं अचीव हो जाती। देखिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपने डिफ्यूज़न के केस में भी समझा था कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशंस के बीच में डिफरेंस, एक साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, एक साइड कंसंट्रेशन कम हो, तो दोनों साइड कंपैरेटिव बेसिस पे हम देखें तो कंसंट्रेशन का एक डिफरेंस बन रहा है, यही कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन भी जनरल सेंस में आप कंफ्यूज ना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमाउंट, हम किसी चीज़ के अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इधर वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इधर कम में, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कह रहे हैं। तो मूवमेंट ऐसे ही हो रहा है कि जिधर ज़्यादा है उस साइड से इधर हो रहा है जिधर कम है, और कब तक होता है, जब तक दोनों साइड बराबर कंसंट्रेशन ना हो जाए, ठीक है। तो ये हुआ ऑस्मोसिस। अब आप एक नई टर्म देख रहे हैं यहाँ, टोनिसिटी। तो टोनिसिटी क्या होता है, तो बेटा टोनिसिटी क्या है कि टोनिसिटी वो टर्म है जो डिस्क्राइब करती है कि जो आपका सेल है, अब हम सेल पे आ जाते हैं क्योंकि हम ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेंस में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अगर आपका जो सेल है वो किसी सॉल्यूशन में प्लेस्ड है, कि ये बीकर है और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन और यहाँ कोई सेल है, ऐसे मान लीजिए फ़िलहाल के लिए, तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जो सेल से बाहर का सॉल्यूशन है जिसमें सेल प्लेस्ड है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन। सेल के बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन। तो अगर सेल किसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, रखा हुआ है, और सेल के अंदर का भी अपना कोई सॉल्यूशन होगा, है ना, इसके अपने अंदर भी वाटर भी होगा, सॉल्यूट्स भी होंगे, और ये बाहर के सॉल्यूशन में भी कुछ होगा, तो टोनिसिटी डिस्क्राइब करती है कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन कैसे इस सेल का वॉल्यूम चेंज कर सकती है बाय अफेक्टिंग ओस्मोसिस। ये जो सेल है इसका वॉल्यूम, इसका शेप चेंज हो सकता है ओस्मोसिस से, इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। टोनिसिटी 3 तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपर से मतलब हम हमेशा समझते हैं ना ज़्यादा, और ज़्यादा क्या, टॉनिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब कंसंट्रेशन, किस चीज़ की कंसंट्रेशन की बात होती होगी, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे, अ सॉल्यूशन विद अ हायर सोल्यूट कंटेंट, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो देन अ सेल और अनदर सॉल्यूशन। और ये हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस जो हम पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होता है, तो मतलब किन्हीं 2 चीज़ों की बात होती है हमेशा, कंपैरेटिव बेसिस पे ही तो आप बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है कि नहीं। अगर एक ही चीज़ हो तो क्या कंसंट्रेशन डिफरेंस आएगा। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी हम डिफाइन जब कर रहे हैं तो कंपैरिजन बेसिस पे कर रहे हैं किसी दूसरे सेल या अनदर सॉल्यूशन से। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन अ सेल और अनदर सॉल्यूशन, ठीक। उसके बाद अब अगर कोई सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए जब कोई सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ये हम देख रहे हैं, ये वाले सेल को ही ले लीजिए, ये सेल अगर एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा,
जो वाटर कंटेंट होगा इससे वो बाहर की साइड मूव करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ हम कह रहे हैं ये एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन अगर है, ये देखिए कि एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन है और इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर कोई सेल प्लेस्ड है, तो अभी सेल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कहने का मतलब क्या है? सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है कंपैरेटिवली। तो यहाँ वाटर का अमाउंट कैसा है एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन में? लो है। ठीक है, वाटर का अमाउंट लो है और सेल के अंदर वाटर का अमाउंट कैसा है? कंपैरेटिवली हाई है ना, क्योंकि सॉल्यूशन बाहर हाइपोटोनिक है, उसके अंदर सोल्यूट्स ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो वाटर का अमाउंट लो है। लेकिन सेल के अंदर तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, इससे कंपैरिजन करें अगर तो अब ऐसे सॉल्यूशन में जब सेल रखा होगा तो ऑस्मोसिस किस हिसाब से होगा? ऑस्मोसिस होने के लिए क्या होता है कि वाटर कैसे मूव करता है? अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो वाटर मूव करेगा सेल से बाहर सॉल्यूशन में, है ना, क्योंकि ऑस्मोसिस होने के लिए क्या चाहिए? एक कंसंट्रेशन डिफरेंस होना चाहिए और एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल है, ऑस्मोसिस हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, तो वाटर की टेंडेंसी होगी वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करेगा सेल से बाहर की ओर। ठीक है, वाटर का आउटसाइड मूवमेंट होगा फ्रॉम सेल, और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एक्सो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब क्या है? आपने एग्जिट टर्म सुनी है ना, कि बाहर की ओर, तो पानी सेल से बाहर जा रहा है, वाटर सेल से बाहर की ओर मूव कर रहा है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो क्या होता है? एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस हो रहा है, और कैसा ऑस्मोसिस हो रहा है? जिसमें वाटर सेल से बाहर की ओर मूव कर रहा है। और इस केस में जब सेल से वाटर बाहर की ओर मूव कर रहा है तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? श्रिंक होगी वो, है ना भाई। उसके अंदर जो पानी फिल्ड था, उसके अंदर जो वाटर था, वो बाहर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो श्रिंक्ड होगी। तो इस केस में क्या होता है? वाटर जब बाहर मूव करता है तो जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है वो श्रिंक हो जाता है। अब प्रोटोप्लाज्म मतलब जो सेल का कंटेंट है, सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, फिलहाल ऐसे समझिए। ठीक है, तो सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है। और प्लांट सेल के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, देखिए प्लांट सेल के केस में क्या होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है, सेल वॉल इसको हम कहते हैं। ये प्रोटेक्शन पर्पज से होती है, और भी इसके फंक्शंस हैं, इसको भी डिटेल में आगे इसी चैप्टर में डील करने वाले हैं। फ़िलहाल यहाँ आप ये वर्ड देख रहे हैं तो मैंने जनरल सेंस में बता दिया। क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी सेल वॉल है। अब इस केस में जब एक्सोस्मोसिस होगा तो सेल का क्या होगा? सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। जो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है वो तो श्रिंक हो जाएगा। ये देखिए वो श्रिंक हो जाएगा। यहाँ ये नॉर्मल सेल थी, लेकिन जब इससे वाटर बाहर जाने लगा तो ये सेल धीरे धीरे इसका अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म था वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करके रखती है, तो ये सेल कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा अपनी शेप चेंज कर देगा, लेकिन सिर्फ इतना होगा कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो श्रिंक हो जाएगा। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ये जो प्रोटोप्लाज्म की श्रिंकेज है सेल वॉल से, मतलब ऐसे सेल वॉल से आप देखिए आगे ऐसे जाके श्रिंक हो जा रहा है, तो इस चीज़ को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, और ऐसे सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं। ये होता है प्लांट सेल के केस में। ठीक है, एनिमल सेल सिंपली श्रिंक ही हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। और अब दूसरा क्या है? यहाँ आप क्या देख रहे हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में आपको पता चला एक्सोस्मोसिस होता है। इस केस में देखिए हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, कम कंसंट्रेशन है, और किस चीज़ की कम कंसंट्रेशन है? हाइपरटोनिक के केस में क्या देखा था? सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी हाइपर के केस में, यहाँ हाइपोटोनिक, तो यहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है देन सेल,
और अनदर सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है देन अ सेल और अनदर सॉल्यूशन। ठीक, अब इस केस में क्या होगा कि ये यहाँ जब सेल रखा जाएगा एक ऐसे सॉल्यूशन में जो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ वाटर ज़्यादा है। इस एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और इसके अंदर ये जो सेल रखा हुआ है इसके अंदर कंपैरिजन अगर हम करें तो सॉल्यूशन से के कंपैरिजन में वाटर का अमाउंट सेल के अंदर कम है, क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। फिर तो ऐसे केस में क्या होगा, वाटर की टेंडेंसी क्या होगी कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन से मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन में। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, इस एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन से सेल के अंदर। ये चीज़ ध्यान से समझेंगे। बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि हाइपोटोनिक है, सोल्यूट कम है, ठीक है। और सेल के अंदर कंपैरेटिवली सोल्यूट ज़्यादा है तो वाटर कम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐसे बना कि सॉल्यूशन के बाहर, सेल के बाहर ज़्यादा वाटर और सेल के अंदर कम। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन से सेल के बाहर से सेल के अंदर, वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। और जब वाटर सेल के अंदर मूव करेगा तो मतलब सेल के अंदर और वाटर आ रहा है एक्स्ट्रा बाहर से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है ये सारी चीज़ भी, ठीक, क्योंकि ये केस ही हम ऑस्मोसिस का पढ़ रहे हैं। तो अब जब वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रहा है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एंडोऑस्मोसिस। एंडो अंदर वाटर आ रहा है, तो वो ऑस्मोसिस जिसमें सेल के अंदर वाटर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। और इस केस में क्या होगा कि सेल के अंदर और वाटर आ गया तो सेल स्वेल अप हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से करके क्या होगा, सेल और ज़्यादा स्वेल अप हो जाएगी। एनिमल सेल के केस में वो सेल रप्चर हो सकती है, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जब सेल के अंदर वाटर आए जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, सेल रप्चर भी हो सकती है, एनिमल सेल। लेकिन प्लांट सेल के केस में क्या होता है, सेल रप्चर होने से बच जाती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग और होती है सेल वॉल की, जैसे मैंने पीछे बताया। अब एक और केस यहाँ बनता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब है बेटा सेम, टॉनिसिटी कैसी है, सेम। तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन में भी सेम है, जो कि सेल के अंदर है। यहाँ भी जो वाटर की कंसंट्रेशन है एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन में, वो भी उतनी ही है जितनी सेल के अंदर है वाटर की कंसंट्रेशन। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक स्टेट ऑफ बैलेंस है ना। वाटर का अमाउंट यहाँ भी जितना है उधर भी सेल के अंदर भी उतना ही है। तो यहाँ क्या कोई मूवमेंट होगा वाटर का, यहाँ कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हुआ नहीं, कोई कंसंट्रेशन का डिफरेंस ही नहीं है, दोनों तरफ बराबर अमाउंट ऑफ वाटर है। तो ऐसे केस में कुछ नहीं होता, कोई सेल का जो शेप है उसके या उसका जो वॉल्यूम है उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। क्योंकि ऑस्मोसिस होने के लिए क्या ज़रूरी था, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना ज़रूरी था। कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उधर दूसरी साइड कम हो, ये होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ ऐसा है ही नहीं, यहाँ कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ जितना अमाउंट ऑफ वाटर एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन में है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल है। तो इस केस में क्या होता है, नो नेट फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का कोई फ्लो होता ही नहीं। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, विच इज़ सेम सोल्यूट कंटेंट एज सेल और अनदर सॉल्यूशन। आइसो से ही आप वर्ड से ही समझें, इसका मतलब ही होता है सेम, ठीक है। तो इस केस में देखो बेटा क्या होगा, ये आइसोटोनिक का केस आप देखो, इसमें जितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा उतना ही, जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। यहाँ ऑलरेडी एक बैलेंस की स्टेट रहेगी, तो सेल के जो शेप होगी, जो उसका वॉल्यूम होगा, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेल कैसा रहता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है, उसको बोलते हैं फ्लैसिड, ठीक।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने देखा था वाटर बाहर मूव करता है और सेल क्या हो जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है। कैसे हो जाती है प्लाज्मोलाइसिस? जब वाटर बाहर मूव करता है तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। और इधर देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि वाटर उल्टा अंदर आता है, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम होती है। तो इस केस में वाटर सेल के अंदर एंटर करता है एंडोऑस्मोसिस से, और उसकी वजह से सेल कैसी हो जाती है, स्वेल अप हो जाती है, और उस चीज़ को क्या बोलते हैं, टर्जिड हो जाती है। ठीक है, जैसे ही ये वाटर जब सेल के अंदर आता है ना, तो ये एक प्रेशर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अप लगाता है, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। उसकी वजह से ये टर्म आया टर्जिड हो जाना, सेल स्वेल अप हो जाती है, सेल टर्जिड हो जाती है। ठीक है, आप देखिए ये यहाँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है आरबीसी में, आरबीसी का केस दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल थे तो देखिए सेल कैसा, शेप कैसा हो गया आरबीसी का। आरबीसी का नॉर्मली शेप कैसा होता है, नॉर्मल शेप है ये। ठीक है, अब लेकिन जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया होगा तो क्या हुआ होगा, वाटर लॉस हुआ होगा। इस सेल से वाटर बाहर गया होगा एक्सॉस्मोसिस के थ्रू, तो उसकी वजह से ये श्रिंक हो गया। यहाँ वाटर जितना बाहर गया होगा उतना ही अंदर आया होगा, कोई नेट फ्लो हुआ ही नहीं है ना। जोड़ घटा के देखेंगे पूरा करके कितना वाटर आया कितना वाटर बाहर गया, तो कोई आपको डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, नो नेट फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होता। तो यहाँ जो शेप थी वही मेंटेन रही। यहाँ हाइपोटोनिक के केस में सेल स्वेल हो जाएगी या रप्चर हो सकती है। ये तो एनिमल सेल है, रेड ब्लड सेल है, तो ये रप्चर हो जाती है क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन कवरिंग नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सेल वॉल की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है लेकिन एनिमल सेल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा देर रखी जाए तो रप्चर भी हो सकती है। ठीक है, ये बात हुई। एक दूसरा आप फिगर देखिए, अगर ये क्लियर आपको दिख रहा हो तो इस केस में हाइपोटोनिक में रखी है तो रप्चर्ड सेल है, एनिमल सेल की हम बात करें इधर, और अगर आइसोटोनिक में है तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल, और अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होती है तो हम इसको बोलते हैं श्रिंक्ड। प्लांट सेल के केस में वही फेनोमेना है लेकिन टर्म्स थोड़ी सी अलग हैं। जो नॉर्मल सेल होता है उसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल सेल जो आइसोटोनिक के केस में है उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल, और जो सेल श्रिंक हो जाता है जिसका प्रोटोप्लाज्म हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद उसको प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोलते हैं, और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखा होता है उसको टर्जिड सेल बोलते हैं। ठीक है, ये बात हुई। यहाँ क्योंकि सेल वॉल होती है तो रप्चर सेल नहीं होती, वो सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करके रखती है, तो रप्चर होने से सेल को बचा लेती है प्लांट सेल के केस में। और अब मैं आपको इसका इंटरेस्टिंग सा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। आपकी मम्मी देखिए किचन में कितना केमिस्ट्री और ये सब कंसेप्ट्स लगा रही हैं। रेजेंस, या आपने देखा होगा सबने किशमिश ऐसे पानी में भिगो के जब रखते हैं तो वो स्वेल अप हो जाते हैं। कैसे स्वेल अप हो जाते हैं, पहले आपने किशमिश का शेप देखा होगा ना, कैसे होते हैं रेजेंस, सुकड़े से। लेकिन जब उनको रात भर के लिए मम्मी पानी में रख के छोड़ देती हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग स्वेल अप हो जाते हैं। कैसे हो गए स्वेल अप, उनमें एंडोऑस्मोसिस हुआ। बाहर आपने जो उनको कैसे सॉल्यूशन में रखा था, वाटर में, तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर सॉल्यूशन में ज़्यादा थी, रेजिन्स के अंदर कम थी, तो वाटर एंडोऑस्मोसिस के थ्रू रेजिन्स में रात भर एंटर करता है और सुबह को आपको जो रेजिन्स मिलते हैं वो स्वेल अप हुए हुए मिलते हैं। वैसे ही इन्हीं किशमिश को अगर आप एक ऐसे बीकर में रख देंगे, ऐसे सॉल्यूशन में रखेंगे जहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, कि आप उस वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दें, तो आपने क्या करा, उस सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बना दिया, आपने उसमें सोल्यूट बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया। अब उस केस में जब आप रेजिन्स को रखेंगे तो इनको देखिएगा ये श्रिंक हो जाएंगे। ये आप करके देखिएगा, आई होप आपको समझ आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट्स लर्न करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।